मैंने रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस कर दिया है। अब ये जो भी लेक्चर होगा हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा, जो मैं फिर आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड भी कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो हमने चैप्टर नंबर 3 लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसकी वो यूट्यूब वीडियो और इसकी पीडीएफ फाइल आपको मैंने शेयर की थी। हम ये थोड़ा सा इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो है वो चैप्टर नंबर 3, बेसिकली ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, उसकी मैंने आपको असाइनमेंट भी दे दी है। आपने आप सबको मिल गई है असाइनमेंट। तो उसमें यह है कि आपने असाइनमेंट जो है वो मुझे सबमिट करवानी है चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है। बेसिकली हमारे पास अब ये चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज द वेव नेचर ऑफ मैटर पार्टिकल्स। नो बेसिकली द मेन जो है वो इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्स जो है दैट इज एनर्जी। हम जो भी बात करते हैं एनर्जी की, जो यूनिवर्स में मेन जो इंग्रेडिएंट है दैट इज एनर्जी, एंड लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी हमने ऊपर यही डिस्कस करना है कि वेव नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या होते हैं? पार्टिकल्स। ठीक है। यानी कि हमारे पास मैटर में आ जाता है जितने भी सॉलिड, या हम ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, या कोई भी मैटर जो है वो हमारे पास है, और उसको हम कहते हैं वो पार्टिकल, उनकी बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। अब इसमें ये है कि हम जो है वो देखते हैं कि एनर्जी जो है वो उसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक तो हमने अभी ऊपर कहा कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज लाइट एंड मैटर। ठीक है। अब जब लाइट होगा फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हमारे पास जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है। लाइट के लिए हम क्या लिखते हैं? एच न्यू, बिकॉज इट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। ठीक है। और जब हम मैटर की बात करते हैं देन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो लाइट की बात है। अब लाइट जो है वो भी दो तरह से एग्जिस्ट करती है। वो भी दो तरह, मतलब नेचर उसकी या वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। हम ये देखते हैं कि किस तरह हमें पता चलता है कि लाइट जो है उसका वेव नेचर है और लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो है वो जो लाइट है, लाइट हमारे पास दो तरह के फेनोमेनास, जो तीन हमने फेनोमेना पहले आप लोगों ने मैट्रिक में, एफएससी वगैरह में पढ़े हुए हैं, दैट इज डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। अब इन फेनोमेना से ये पता चलता है कि जो लाइट है वो वेव नेचर, उसकी लाइट की वेव नेचर है। वो कैसे कि हमें पता है कि जब लाइट फॉल करती है तो वो डिफरेंट स्लिट्स में से गुजरती है, या कहाँ से भी कॉर्नर से पास करती है, तो वो डायफ्रैक्ट करती है या इंटरफेयर करती है। जैसे वेव्स होती हैं वो आपस में, दो वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही होती हैं। ये सब फेनोमेना क्या शो करते हैं कि लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर है। ठीक है। इसके अलावा पार्टिकल नेचर की भी बात की गई है। पार्टिकल हम कहते हैं, हमें कुछ फेनोमेना ऐसे भी हैं जो ये शो करते हैं कि लाइट जो है वो उसकी नेचर पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर है, और उसमें वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है। इसके अलावा पेयर प्रोडक्शन है। यू नो दैट कि जब फोटोन लाइट जो है जो फोटोन्स जो है वो स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या किसी, तो उस वक्त जो है यहाँ पे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एंगल से मूव करता है, रिकॉइल होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब भी, अभी हमने लास्ट में आपको मैंने ये दी थी कि पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि जब फोटॉन जो है वो किसी न्यूक्लियस को स्ट्राइक करते हैं, तो वो दो पार्टिकल्स में फॉर्म होते हैं। और वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है। ये सारे फेनोमेना क्या शो करते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लाइट जो है उसकी ड्यूल नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है। ये तो हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया, जो हम शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि लाइट जो है वो उसकी नेचर ड्यूल है। ठीक है। अब इसके बाद ये है कि दूसरा जो केस है मैटर। मैटर भी हमारे पास, जैसे लाइट हमारे पास जो है वेव और पार्टिकल नेचर है, मैटर की भी पार्टिकल और वेव नेचर दोनों हैं।
ठीक है, अब इसमें ये है कि मैटर जो है उसमें पार्टिकल नेचर के लिए जो फेनोमेनास हैं वो हम कौन से होते हैं, जैसे E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, इसके अलावा और जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी जो डिस्कवरी है, वहां से हम क्या शो करते हैं कि मैटर हैज पार्टिकल नेचर। लेकिन मैटर की वेव नेचर कैसे है? हम कहते हैं कि मैटर की वेव नेचर, कि मैटर जो है वो तो बेसिकली, अब देखें आप, कोई फुटबॉल है, कोई बॉल है, वो मूव कर रहा है, अब वो बॉल जो है वो मूव करता करता वेव कैसे बन गया? ठीक है, हमने ये चीज डिस्कस करनी है यहाँ पे। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि मैटर जो है वो कैसे हम कहते हैं कि मैटर जो है उसकी वेव नेचर है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रॉगले ने एक हाइपोथेसिस दिया था, जिसमें उसने ये कहा था कि मैटर जो है उसकी वो वेव नेचर शो कर सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी हम आगे जाके और डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब इसमें ये है कि सिमिलैरिटीज, अगर हम वेव और पार्टिकल नेचर की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात करें, तो जब हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो ये हमें बोथ जो है वो उसकी पोजेस एनर्जी एंड मोमेंटम। वेव्स में भी एनर्जी और मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेव्स में भी होता है, और पार्टिकल में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो होल्ड करता है। इसके अलावा दोनों केसेस में बोथ कैन रिफ्लेक्ट और एंड रिफ्रैक्ट। ठीक है, लाइट वेव्स भी और पार्टिकल्स भी दोनों रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस ये है कि पार्टिकल्स पोजेस, पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें या तो उनका मैस होता है या उन पे कोई चार्ज होता है पार्टिकल्स पे। ठीक है, लेकिन वेव्स जो हैं वो उन पे मैस और चार्ज नहीं होता, possess, they do not possess mass and charge, but they have wavelength, frequency and amplitude। जो waves होती हैं उनमें या तो wavelength हम डिस्कस करते हैं, या हम frequency डिस्कस करते हैं, या हम amplitude डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा particles are localized। What is it mean कि particles जो हैं वो localized हैं and waves are not। लोकलाइज मतलब पार्टिकल्स देखें आप, जैसे अगर एक हम जैसे पार्टिकल हैं, हम भी पार्टिकल ही हैं, मतलब जितने हम लोग इंसान हैं या ह्यूमंस हैं या कोई कार है या कोई भी ऐसी चीज है, जैसे स्पीकर है फॉर एग्जांपल, स्पीकर, तो वो पार्टिकल है। ठीक है, लोकलाइज्ड है, यानी कि स्पीकर तो एक जगह पे है, अगर उसमें से आवाज आ रही है तो वो पूरे एरिया में जो है वो आवाज सुनाई दी जा रही है, यानी कि वो आवाज जो है वो वेव्स हैं। ठीक है, और जो स्पीकर है वो पार्टिकल है। तो इसका मतलब है पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड एंड वेव्स आर नॉट, यानी पार्टिकल जो है वो एक ही जगह पे होता है और वेव्स जो है वो पूरे एरिया में मूव कर रही होती हैं, तो वो लोकलाइज्ड नहीं होती। तो इसके अलावा ये कि एक और बात है कि पार्टिकल्स कोलाइड एंड वेव्स इंटरफेयर। देखिए, दो अगर हमारे पास वेव्स होंगी तो वो एक दूसरे की तरफ, अगर ये वाली वेव अगर इस साइड पे और ये वाली वेव अगर इस साइड पे मूव करेगी तो ये दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं। ठीक है, तो वो आपको पता है कि ट्रफ मतलब उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है ना। लेकिन जो दूसरा केस है, अगर ये दो कार्स हैं, एक कार, मतलब पार्टिकल्स तो कार ही है ना, वेव्स जो हैं वो, मैं ये बात कर रही हूँ वेव्स की और ये पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ। दो कार्स अगर हैं वो एक दूसरे की तरफ अगर मूव करेंगी तो वो सुपर इम्पोज तो नहीं करेंगी, वो तो एक दूसरे को खत्म कर देंगी, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, कुलियन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइड करते हैं और जो वेव्स हैं वो इंटरफेयर करती हैं। ठीक है, ये तो हमारा थोड़ा सा इसके बारे में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बात हो गई। अब इसमें ये है कि इसको अगर हम इसके लिए हम ये भी बात कर सकते हैं कि अगर हम एक फुटबॉल की बात करें, अगर हम उसको किक करते हैं देन इट इज मूविंग, तो हम ये कंसिडर करेंगे ना, जैसे हमने ऊपर कहा कि मैटर जो है वो अगर हम कंसिडर करते हैं कि मैटर जो है वो वेव नेचर भी शो करता है, तो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर हम एक फुटबॉल को किक करते हैं तो वो इट इज मूविंग लाइक अ वेव। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डी ब्रॉगले ने ये कहा था। स्टूडेंट्स एक मिनट जरा, मैं आती हूँ।
अब इसमें ये है कि फुटबॉल जो है इज किक्ड देन इट इज मूविंग लाइक अ वेव बट इट डज नॉट हैपन। अब डी ब्रॉगले ने कहा था कि मैटर जो है द लाइट इज द रिफाइनेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। हम ये कहते हैं, डी ब्रॉगले ने ये हाइपोथेसिस पहले दिया, उसने ये कहा कि अगर लाइट जो है वो मैटर की रिफाइनेस्ट फॉर्म है, तो अगर लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है, तो देन मैटर हैज आल्सो वेव नेचर। मतलब उसने इसको मतलब पहले ये कह दिया कि अगर लाइट की वेव नेचर शो करता है ना, तो मैटर की भी वेव नेचर होगी। और उसके बाद उसने इसको प्रूव भी किया कि कैसे हम कहते हैं कि मैटर जो है वो वेव नेचर शो करता है। ठीक है, पहले उसने ये कहा कि मैटर जो है, अगर लाइट जो है इज द रिफाइनेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इफ लाइट हैज वेव नेचर देन मैटर हैज आल्सो वेव नेचर। ठीक है, यानी कि लाइट जो है वो, हमें ये तो पता है ना कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करता है। कौन से फेनोमेना थे स्टूडेंट्स बताएं? एक वेव नेचर के लिए लाइट हैज वेव मैम नेचर, डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ठीक है, और एंड रिफ्लेक्शन। हाँ रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह। ठीक है, तो लेकिन जो अगर हम कहते हैं कि लाइट हैज वेव नेचर देन मैटर हैज आल्सो वेव नेचर। ठीक है, तो ये अब इसमें ये है कि इज इक्वल टू, अब इसमें नेक्स्ट जो है आपके पास ये देखें, ये जो रिलेशन है ये हमने देखते हैं ये किसके लिए होती है, पार्टिकल। जब हम कहते हैं कि जो लाइट है दैट हैज, नहीं सॉरी, ये किसके लिए है, मैटर के लिए ना, तो पार्टिकल के लिए E इज इक्वल टू एम सी स्क्र, और ये वेव्स किसके लिए कौन सी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाय लेमडा भी हम लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्र पार्टिकल्स के लिए, और वेव्स के लिए E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। अब ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एम सी सी। ठीक है, और ये एम सी क्या होता है, मोमेंटम, सो E इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, अब इसमें ये है कि इज इक्वल टू पी सी, और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है वेव्स के लिए, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, पी सी इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। ठीक है, अब इसमें ये है कि हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाती है जो हम ये कहते हैं, इससे हमारे पास देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है पी सी इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, और यहाँ से हम कह सकते हैं पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। ठीक है, और यहाँ और पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, और वी नो दैट के इन ये तो हमारे पास देखिए जहाँ पे लेमडा आ जाएगा ना वो वेव नेचर शो कर रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे लेमडा आ जाएगा वो वेव की बात हो रही होगी। अब P इज इक्वल टू एम वी अगर हम लेते हैं, तो P इज इक्वल टू एम वी जो है वो यहाँ पे हमारे पास इस जनरल फॉर्म है मोमेंटम की, वी नो दैट P इज इक्वल टू एम वी। तो अब ये दो मोमेंटम P वेव और P पार्टिकल, वेव के लिए जो मोमेंटम है वो कौन सा है, P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, और पार्टिकल के लिए जो मोमेंटम है दैट इज P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, इन दोनों को भी इक्वेट करें तो हमारे पास आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, दैट इज द डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लोग लिख लें, आपको मेरी आवाज आ रही है ना, तो सब जरा डेफिनेशन लिख लो। एक मिनट, आप लोग ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स, De Broglie hypothesis of matter waves postulates that any particle of matter मैम स्टार्ट से बता दी। De Broglie hypothesis of matter waves postulates that any particle of matter that has linear momentum is also a wave.
is also a wave. The wavelength of a matter wave, the wavelength of a matter wave associated with a particle, the wavelength of a matter wave associated with a particle, is inversely proportional to the magnitude of the particle's linear momentum, is inversely proportional to the magnitude of the particle's linear momentum. ठीक है, ये लिख लिया सबने स्टूडेंट्स? यस मैम। अच्छा, अब इसमें ये है ना कि डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस, ये बेसिकली जो रिलेशन है ना लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी, दैट इज द डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। ठीक है, उसमें ये कहा था कि ही पोस्टुलेट्स दैट एनी पार्टिकल ऑफ मैटर दैट हैज लीनियर मोमेंटम इज आल्सो अ वेव। अब इसमें लीनियर मोमेंटम है, ये एम बी इज द लीनियर मोमेंटम, और द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल, the wavelength of a matter wave, ये wavelength है of the matter wave associated with a particle, is inversely proportional to the magnitude of the particle's linear momentum. Inversely proportional है ये, देखें आपस में, is inversely proportional to the magnitude of the particle's linear momentum. अच्छा, ये तो चलें, हमने थोड़ा सा डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस को देखा। अब इसमें ये है कि हमारे पास जो है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, एच ओवर पी भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक हमारे पास ये रिलेशन है पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम ई, ये हमारे पास इस तरह से आती है कि ई इज इक्वल टू, यू नो दैट ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम ये लिख सकते हैं हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एम, यानी कि ऊपर और नीचे मैंने एम से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू नो दैट कि दिस एम स्क्वायर वी स्क्वायर ये क्या होता है, मोमेंटम। तो भी हम इसको पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर ओवर टू एम। इसमें पी स्क्वायर को यहाँ ले आए, इसे टू एम ई इधर मल्टीप्लाई कर दें, वी हैव पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई। ठीक है, तो अगर हम इसका अंडर रूट लें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी, पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम ई। ठीक है, यानी कि हम इस तरह लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, सो एच ओवर अंडर रूट टू एम ई। ठीक है, और E इज इक्वल टू एनर्जी, हमें पता है कि एनर्जी को हम ये इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लेते हैं। अगर हमारे पास कोई पोटेंशियल हो तो E V के इक्वल होता है एनर्जी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट टू एम ई वी। ये जो रिलेशन है ये डेविसन एंड जर्मर ने भी प्रूफ किया था। ये हम आगे तो इसका एक्सप्लेनेशन इसकी और भी देखेंगे, लेकिन ये जो रिलेशन है ये डेविसन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिलेशन प्रूव भी किया था एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से ये है कि हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, और हम पार्टिकल्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल क्या होता है, किस तरह के पार्टिकल हो सकते हैं, या तो हम किसी बॉल की बात करें, या हम कोई और लोअर साइड पे चले जाएं, मींस कि हम और छोटे पार्टिकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। पहले हम बॉल के लिए देखते हैं कि हमारे पास बॉल के केस में क्या होगा। इफ वी हैव अ बॉल और उसका मास जो है वो 20 ग्राम्स होगा, वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड हो, तो फिर हमारे पास लैम्डा की क्या वैल्यू आएगी। देखो h का आपको पता है कि h जो है 10⁻34 होता है, 10⁻34। उसकी वजह से हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। ये थोड़ा सा ब्लर है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये आपके पास जो है वेवलेंथ की वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34। ठीक है, ये आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू, इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो फिर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻34। अब आप देखो ये इतनी स्मॉल वेवलेंथ है, ये इतनी स्मॉल वेवलेंथ को हम कैसे इससे कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, या हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इतनी स्मॉल वेवलेंथ को मेजर कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो पार्टिकल जो मतलब बिगर पार्टिकल्स हैं वो वेव नेचर शो नहीं करते।
मतलब मैटर जो है हम ये कहते हैं कि मैटर हैज अ वेव नेचर, लेकिन जो बिग पार्टिकल्स हैं मतलब उनका जिनका मैस ज्यादा है वो पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिकल्स वेव नेचर शो नहीं करते। लेकिन अगर हम देखें कि स्मॉल, सो द डोमिनेंट बिहेवियर ऑफ बॉल इज पार्टिकल बिहेवियर। ठीक है, डोमिनेंट जो बॉल का बिहेवियर है वो पार्टिकल बिहेवियर है। बट इफ वी हैव एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर हमारे पास इसकी बजाय एक और पार्टिकल हो जो स्मॉल पार्टिकल है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उसका हम क्या देखते हैं कि उसके लैम्डा किसके इक्वल आता है। देखें 6.63 इंटू 10⁻34, 9.11 में 10⁻31, और अगर हम इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं इक्वल है 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 × 10⁻10 मीटर। 7 को अगर आप इग्नोर भी कर दो तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10⁻10, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये जो है ये एक्सरे की भी वेवलेंथ इसके इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन शो द वेव नेचर ऑफ मैटर। अब ये क्या चीज शो कर रहा है कि मैटर क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन था, मैस इलेक्ट्रॉन का हमने लिया है तो मैटर हुआ। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, मैटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैटर है लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर कोई होगा तो उसकी वो वेव नेचर शो करेगा। मतलब उसकी जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल आ रही है, 1 एंगस्ट्रॉम के। तो इसका मतलब ये है कि सो वी कैन शो द वेव नेचर ऑफ मैटर। सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैन बिहेव एज wave, that smallest particle has dominant behavior of smallest particle is wave. Clear है students? अच्छा, ये तो हमने थोड़ा सा मैम जी जी मैम एक क्वेश्चन है, ये लाइट जो है ये एट अ टाइम डुअल नेचर शो कर सकता है? नहीं, उसमें कुछ फेनोमेना के लिए हम इसको कहते हैं कि वो पार्टिकल नेचर शो करेगा, और कुछ फेनोमेना के लिए वो वेव नेचर शो करता है। एट द टाइम दोनों मतलब एक साथ दोनों तरह से वो बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, यस मैम। और अच्छा ये नेक्स्ट जो है ये डी ब्रॉगली वेव्स हम लोग ये मैंने आपको ये बताना था कि ये जो मैंने आपको, ये तो वैसे खुद से लिखा हुआ था ना, जो ये नेक्स्ट ये मैं एक बुक है जो मैंने आपको उसमें गूगल क्लासरूम में भी अपलोड की हुई है, बाइजर के नाम से। आपको मैंने पहले नहीं बताया शायद, बाइजर की बुक, मॉडर्न फिजिक्स बाय बाइजर, बताई थी आपको? अच्छा, ये वाली जो बुक है ना इसके फोटोकॉपी आप करवा लेना उधर से ना, जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल उसमें दी हुई है ना गूगल में। ठीक है, तो ये फोटोकॉपी आप करवा लेना। ये नेक्स्ट चैप्टर जो है ना हम इधर से पढ़ेंगे। ये जो नेक्स्ट आप लोग करोगे ना चैप्टर नंबर 3, ये हम इधर से करेंगे। अगर कुछ टॉपिक मैं दूसरी बुक से करवाऊंगी तो मैं बता दूंगी, लेकिन ज्यादा हम ना ये वाला चैप्टर इसी बुक से करेंगे, चैप्टर नंबर 3 जो है। ठीक है, तो इसको आप फोटोकॉपी यहाँ से करवा लें। अब इसमें ये है कि डी ब्रॉगली जो है वो हाइपोथेसिस अभी हमने पहले भी पढ़ा, उसमें ये मुझे पता नहीं आप लोगों को ये क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं। इसमें अ मूविंग बॉडी बिहेव्स इन सर्टेन वेव्स एज दो इट हैज अ वेव नेचर। ये हमने पहली बात की है, अ मूविंग बॉडी बिहेव्स इन सर्टेन वेव्स एज दो इट हैज अ वेव नेचर। यानी कि हमारे पास ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो उसकी वेव नेचर होगी, लेकिन अगर हम इसके अलावा बॉल लेंगे तो वो वेव नेचर शो नहीं करेगा, वो पार्टिकल नेचर ही शो करेगा। तो फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हैज द मोमेंटम। अब देखें, ये हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है कि P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी, एंड इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। ठीक है, तो ये सारी रिलेशंस आपने पहले भी, आपको पता है कि लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर पी, अभी हम पहले भी करके आए हैं, दैट इज द फोटोन वेवलेंथ। अच्छा, अब इसमें ये है कि इस आपकी इस बुक में जो है वो इसको एक लेमडा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। नीचे ये लेमडा लिखा हुआ है, लेमडा एमवी, सॉरी लेमडा नहीं लेंगे इसको, हम क्या ले लेते हैं, रिलेटिविस्टिक फैक्टर। लेमडा तो गैमा, हाँ गैमा कह लो।
ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर गैमा mv। अब गैमा हमने यहाँ पे क्यों लिया कि हमारे पास अगर कोई भी रिलेटिविस्टिक फैक्टर हो, फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा पार्टिकल ले लेते हैं जिसकी वेलोसिटी जो है वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो, ठीक है, तो उस वक्त हमें जो है एक रिलेटिविस्टिक फैक्टर इसके साथ डिवाइड करना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दैट इज द गैमा। और जब हमारे पास बेसिकली ये होता है कि ज्यादातर केसेस में गैमा जो है वो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये जो है गैमा, ये ज्यादातर केसेस में 1 के इक्वल हो जाता है। कैसे 1 के इक्वल होगा? मतलब हर केस में ये 1 के इक्वल हो जाता है। वो कैसे होगा? क्योंकि हमेशा हमारे पास c जो है वो v से वेरी 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 ग्रेटर होता है। c जो है, c that is the speed of light, that is very very greater than v। जो हमारे पास कोई भी अगर हम बॉल है फॉर एग्जांपल, उसकी हमने v कितनी ले ली थी 330 मीटर पर सेकंड, लेकिन c तो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दूसरे केस में हमने जो है अब इलेक्ट्रॉन की हमने स्पीड ले ली थी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पर 6, तो वो भी c से जो है वो कम है काफी। तो इसलिए जो है हम ये कंसिडर ये करते हैं कि c इज much v is much much smaller than c। तो जब c से स्मॉल होगा, c जो है वो बहुत ग्रेटर होगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी? ये जो नीचे टर्म है ये v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, अगर c बहुत जीरो हो जाएगी। ये जब जीरो हो जाएगी तो 1 ओवर अंडर रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस केस में यानी कि हमारे पास अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड भी कर रहे हैं तो इससे फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इसको हम और एक्यूरेट करने के लिए ये गैमा को इसके साथ डिवाइड करते हैं। आपने ये अगर लिखना है लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना तो जरूरी नहीं है कि इससे कोई मार्क्स आपकी डिडक्शन नहीं होगी। आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप अगर ये बुक यूज करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमने अगर ये यहाँ पे अगर ये फैक्टर यूज किया है तो ये इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है ना। अब ये गैमा जो है ये मैक्सिमम केसेस में ये 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट, ये इतनी समझ आ गई है ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम एक न्यूमेरिकल्स करने लगी मैं आप स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये न्यूमेरिकल है कि फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ a 46 gram golf ball with a velocity of 30 meter per second, and second B part है an electron with a velocity of 10 raised to power 7 meter per second, ठीक है। अब यहाँ से ही आप देख लो जो मैंने ऊपर बात भी की थी कि सॉल्यूशन में सबसे पहले ए अगर हम करेंगे तो मैंने ऊपर भी आपको यही कहा था कि हम v क्या लेते हैं, वेरी वेरी स्मॉलर देन c, देन वी कैन लेट गैमा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से हमने गैमा को तो 1 कर दिया, h ओवर mv है हमारे पास, तो h आपको पता है इक्वल्स टू दिस होता है, और m आपको गिवन है 46 ग्राम, तो इसको हम 0.046 किलोग्राम लिखेंगे और 30, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इसके इक्वल। अब ये देखें अगेन ये वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। जैसे हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब बॉल की बात करेंगे तो हम उस वक्त ये कहेंगे कि वो द वेवलेंथ ऑफ द गोल्फ बॉल इज सो स्मॉल विद इट्स डायमेंशंस that we would not expect to find any wave aspects in its behavior। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो बॉल है ना, गोल्फ बॉल, वो वेव नेचर शो नहीं करता। गोल्फ बॉल वेव नेचर शो नहीं करते, या कोई भी बॉल, मतलब जो बड़ा पार्टिकल होगा ना वो वेव नेचर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन जैसे ले रहे हैं तो अगेन इस केस में भी हमारे पास यही है कि v इज लेस देन c, क्योंकि 10 रेज़्ड पर 7 है और मीटर पर सेकंड और 10 रेज़्ड पर 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पर 8 आप ले रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास m इज इक्वल टू, तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम गैमा को इक्वल्स टू 1 लेंगे, तो 6.60 इंटू 10 रेज़्ड पर -3, 9.1 इंटू 10 रेज़्ड पर -31 और 10 रेज़्ड पर 7, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो वेवलेंथ आ रही है वो है 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पर -11, ऑलमोस्ट यानी 1 एंगस्ट्रॉम के करीब करीब ही है, ठीक है ना। तो
यानी कि आप इसको यूं लिख सकते हो 0.73 into 10⁻⁻10 इस तरह से। The dimensions of atoms are comparable with this figure. The radius of the hydrogen atom, for instance, is 5.3 into 10⁻⁻11. It is therefore not surprising that the wave character of moving electron is the key to understanding atomic structure and behavior. यानी इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर शो करता है, लेकिन जो गोल्फ बॉल है वो वेव नेचर शो नहीं करता। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा सा जो पहले भी मैंने आपको एक न्यूमेरिकल पहले भी आपको करवाया है, उसमें भी ये चीज सेम टू सेम ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें। इसके अलावा एक और एग्जांपल है 3.2। Find the kinetic energy of a proton whose de Broglie wavelength is 1 FM। ठीक है, FM जो होता है ना, FM पता नहीं इसको हम क्या लेते हैं, किसी को पता है FM क्या होता है? मीटर तो फेम्टोमीटर में फेम्टोमीटर, ठीक है। 10 की पावर -15। हाँ, 10⁻⁻15 वो तो ठीक है, फेम्टोमीटर है, ठीक है, विच इज रफली द प्रोटॉन डायमीटर। अभी हमारे पास जो है वो हमने इसको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है ऑफ अ प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है प्रोटॉन की, और हमें गिवन क्या है, सिर्फ और सिर्फ डी ब्रॉगले वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, अब इसमें ये है कि जो हमारे पास इस केस में ये है कि बहुत आपके ये मोमेंटम जो है वो बहुत स्मॉल है। मतलब हम ये कहते हैं प्रोटॉन की बात अगर कर रहे हैं तो प्रोटॉन के केस में हमारे पास हम ये कंसिडर करते हैं कि जो अगर हम स्मॉल मोमेंटम भी इसका कम होगा तो इसका मतलब ये है कि द रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन इज नीडेड अनलेस पीसी फॉर द प्रोटॉन इज मच स्मॉलर। ठीक है, अब इसमें ये है कि हम कैलकुलेशन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन लेते हैं क्योंकि प्रोटॉन का जो मोमेंटम है वो बहुत स्मॉल होगा। देन द प्रोटॉन रेस्ट एनर्जी, प्रोटॉन के जो रेस्ट एनर्जी है, रेस्ट एनर्जी हम ये आपको गिवन होगी वैल्यू E0 इज इक्वल टू 0.938 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको गिवन होगी वैल्यू। अब ये है कि इसके कंपेरेबल अगर देखा जाए तो इसका मोमेंटम जो है PC दैट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो उसके लिए हम एक रिलेशन ये फाइंड आउट लिखते हैं कि E² इज इक्वल टू P² C²। ये आप लोगों ने रिलेशन पढ़ी होगी, पढ़ी हुई है वाली कि नहीं? रिलेटिविस्टिक रिलेशन, रिलेटिविस्टिक एनर्जी की रिलेशन पढ़ी हुई है कि नहीं स्टूडेंट्स? नो मैम, ये आप लोगों ने की होगी FSC वगैरह में। E² इज इक्वल टू P² C² प्लस MC² का स्क्वायर। नहीं किया हुआ ये? नो मैम नहीं किया। अब इसमें ये है कि ये आपके पास जो है ना इसका रिलेशन मैं आपको ऐसा करूंगी ना कि या तो आप इसको असाइनमेंट के साथ मुझे करके दे दो, मतलब आपको ये रिलेशन जो है ना नेट से आप लोग सर्च करके, क्योंकि ये आपका वैसे तो है नहीं है उसमें कोर्स में तो नहीं है, लेकिन ये रिलेशन जो है ना ये आप लोगों ने इसको यूज करके ना क्या इक्वेशन यूज करनी है, m इज इक्वल टू m0 ओवर √1 माइनस v² ओवर c²। ये तो पढ़ी होगी तुम आप लोगों ने। m इज इक्वल टू m0, मैंने आपको शायद बताई भी है, m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² ओवर c²। बताया ना मैंने आपको, कॉम्पटन इफेक्ट में बताया था आई थिंक। m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² ओवर c²। याद है? यस मैम, ये पढ़ा है। ये पढ़ा है ना? इसी इक्वेशन को Yes. आपने यूज करके ना ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप कहते हो तो मैं आपको एक पिक्चर भेज देती हूँ ये आपकी रिलेशन की, तो आपको आप लोग वहां से देख लेना कि ये कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, अभी हमने ये यूज क्यों करनी है, आपने ये रीजन देखनी है कि ये इक्वेशन हम क्यों यूज करें, क्योंकि जो इसकी रेस्ट मास एनर्जी है प्रोटॉन की वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू PC।
देखें आप यहाँ से पीसी फाइंड आउट करेंगे तो पीसी किसके इक्वल आ रहा है 1.2410, लेकिन 1.24 PC for the proton is much smaller than the proton rest mass energy. तो स्मॉलर तो नहीं आ रहा है, तो ग्रेटर आ रहा है. The rest mass energy of E naught is much smaller. 1.24 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 0.938 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ तो ये वैल्यू इसकी अच्छा is needed unless PC for the proton is much smaller. unless है ना, unless का वर्ड यूज हुआ है, यानी कि अगर तो हमारे पास PC जो है वो अगर ये PC की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर आ रही है और ये ज्यादा ये कम है, अगर ये PC जो है वो कम होता तो फिर हम रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन ना करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो E नॉट जो है 0.938 के इक्वल है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो PC है वो हमारे पास 1.24 है, यदि PC इज ग्रेटर देन दिस E नॉट. ठीक है, तो तब हमारे पास हम ये जो रिलेशन यूज करें E नॉट E इज इक्वल टू E नॉट प्लस P स्क्वायर C स्क्वायर, यानी कि हमारे पास PC हमने ये जो ये देखें आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास E आपने फाइंड करना है, E नॉट आपको गिवन है, E नॉट आपको पास क्या गिवन है 0.938. ठीक है, E नॉट आपने टोटल जो आपने रेस्ट मैस एनर्जी टोटल जो आपके पास बाद में जो एनर्जी होगी प्रोटॉन की उससे माइनस करना है उसकी रेस्ट मैस एनर्जी को, तो तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन आएगी. ठीक है, हमने कैलकुलेशन क्या करनी है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन. ठीक है, और हमें सिर्फ वेवलेंथ गिवन है, तो अब जो है हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन है E इज इक्वल टू E नॉट प्लस P स्क्वायर C स्क्वायर. ठीक है, ये वाला रिलेशन है आपके पास. E नॉट आपको गिवन है और P स्क्वायर C स्क्वायर आपने फाइंड करना है. पहले आपको पता होना चाहिए कि PC जो है वो किसके इक्वल है. PC आपको मैंने पहले ही लास्ट टाइम हमने भी रिलेशन ऊपर किया भी है, जिसमें मैंने आपको बताया था दैट इज HC ओवर लैम्डा. PC इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा. अब H जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम लेंगे तो वो H इसके इक्वल होता है. ये आप जब कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी. H जो है वो होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34. इसको जब हम डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है वैल्यू. ये आप लोग जब कैलकुलेशन करोगे ना आपको समझ आ जाएगी. C जो है वो वही है और लैम्डा आपको ये गिवन है. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी. बेसिकली आप यूं भी कर सकते हो कि पहले सारी कैलकुलेशन करके एंड पे आप इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो. ठीक है, इसलिए इतना वो इसमें इतना मुश्किल ये चीज कुछ नहीं है. ठीक है, सिंस PC इज ग्रेटर देन E नॉट. अब यहाँ पे PC जो है वो E नॉट से ग्रेटर है, रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड. PC जो है वो दैट इज ग्रेटर देन E नॉट. ठीक है, और रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड. द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो है वो E इज इक्वल टू अंडर रूट E नॉट स्क्वायर प्लस P स्क्वायर C स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से E नॉट स्क्वायर आपके पास ये आ गया, P स्क्वायर C स्क्वायर ये आ गया कैलकुलेशन जो ऊपर हमने की, और यहाँ से हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी, और ये E की वैल्यू हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस E नॉट. ठीक है, अगर PC हमारे पास E नॉट से ग्रेटर होगा तब रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन करेंगे, और अगर PC की वैल्यू E नॉट से लेस होगी तब हम रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन नहीं करेंगे. तो ये जो है आपने ये न्यूमेरिकल जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने करना है. इसके बाद एक और ये आपका उस बुक से न्यूमेरिकल है जो वो मुसद्दिक की बुक है. ठीक है, ये वाला आप लोग जो है ना ऐसा किया करो, ये जब जो चीजें मैं आपको करा रही हूँ ना, मतलब कुछ वहां से है कुछ यहाँ से है, इनके नोट्स आप लोग बना लिया करो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो ना कि कौन कौन सी चीज कहाँ से की हुई है. ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी सेम है, ये आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि इसमें क्या है कि कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ वायरस पार्टिकल ऑफ mass 1 multiplied by 10⁻⁻15 moving at a speed of 2
millimeter mm per second and an electron of kinetic energy 120 electron volt. आपने डी ब्रॉगले वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। पहले वाले की तो आपको मैस गिवन है और स्पीड गिवन है, वो तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p h ओवर m भी आ जाएगा। 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -19 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3, आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दूसरे केस में हमें क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो आपने फिर ये देखना है कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो आपने इलेक्ट्रॉन ये वाला फार्मूला यूज करना है, h ओवर p h ओवर 2mt, t या मैंने आपको उधर लिखवाया था 2me भी लिख सकते हो, 2me भी लिख सकते हो, यहाँ t लिखा हुआ है ना, आप 2me भी लिख सकते हो। स्टूडेंट समझ आ रही है? टेस्ट में भी 2mt लिखा हुआ है ना, आप उसकी जगह पे 2me भी लिख सकते हो। क्या कहीं पे आपको समझना है तो मुझे बता दिया करो कि मैडम ये समझ नहीं आ रही, तो t की जगह हम यहाँ पे e भी लिख सकते हो और e की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि e इज इक्वल टू 1/2 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको 120 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, सिंपल जो है वो आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन उसी तरह ही कैलकुलेट हुआ है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 6.60 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.1 क्या है, m mass ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 120 और मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉन की। We see that the wavelength associated with moving virus particle is too small for observation, यानी इसकी वायरस की भी जो वेवलेंथ है वो भी 10 रेज़ टू पावर -16 है, ग्रेटर है वैल्यू। ठीक है, लेकिन जो आपके पास केस है ग्रेटर नहीं है, स्मॉलर वैल्यू है वायरस की ना, स्मॉलर वैल्यू है, तो वो भी जो है वो पार्टिकल वेव नेचर शो नहीं करती, वो भी पार्टिकल नेचर ही शो कर रही है। लेकिन however wavelength associated with moving electron is comparable to the atomic size, hence we can verify de Broglie relation for matter waves by using atom as diffracting objects। ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर हो गया, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये आप लोगों ने देखना है कि नो वी कैलकुलेट द डी ब्रॉगलेस wavelength for electrons with energy VE from the de Broglie relation। ये भी ना आप लोग पेज नंबर देख लेना, ये मुसद्दिक की बुक से ही मैं करवा रही हूँ आपको, पेज नंबर 132 पे है ये। ठीक है, इसके दरमियान में हमने डेविसन एंड जर्मर्स वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो मैंने अभी आपको नहीं करवाया, वो हम दूसरी बुक से करेंगे। ये 132 पेज पे ये रिलेशन है, ये वैल्यू है कि नो वी कैलकुलेट द डी ब्रॉगलेस वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स विद एनर्जी वीई फ्रॉम डी ब्रॉगले रिलेशन। सिंपल ये वही चीज ही है कि लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv है, हमें ये पता है कि एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर जो है वो इक्वल होती है ve के। जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर 2m इज इक्वल टू ve, m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2mve। ये वही रिलेशन है जो मैंने पहले भी आपको बताया। p इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था ना, p इज इक्वल टू √2mve। अभी हमने पहले ये देखें, ये आपने ऊपर किया है, ये देखें, ये P इज इक्वल टू 2me लिखा है ना, तो 2mev इसको लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 2mev। ठीक है, तो ये वही रिलेशन है जो आप लोगों ने ऊपर भी किया है, तो इसमें कोई वो डिफरेंट चीज नहीं हम कर रहे। P इज इक्वल टू 2mve। कंपेयरिंग इक्वेशंस 3.5 एंड 3.6, 3.5 एंड 3.6 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये भी आपको मैंने ऊपर बताया है कि h ओवर 2mve। बस यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमने कैलकुलेट करनी है लैम्डा, यानी कि ऊपर क्या क्वेश्चन गिवन है, नो वी कैलकुलेट द डी ब्रॉगले वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स विद एनर्जी ve। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने कैलकुलेट करनी है, या मैं आपको प्रोटॉन भी दे सकती हूँ कि प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करें। प्रोटॉन के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ यहाँ पे मैस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.67 इंटू जो भी इसकी वैल्यू होती है प्रोटॉन के मैस की,
10⁻⁻27 होती है शायद, 2.6 इंटू 10⁻⁻27 आई थिंक। तो Yes. इसके हाँ, इसके अलावा जो है वो अगर आपको गिवन है पोटेंशियल 54, पोटेंशियल भी आपको मैं बता दूंगी कि कौन सी पोटेंशियल के लिए आपने कैलकुलेट करना है, और ई की वैल्यू आपको पता है इक्वल होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.66 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। तो अगर आपको यहाँ पे मैं चेंज करके वैल्यूज देती हूँ तो फिर आपको उस हिसाब से कैलकुलेशंस करनी होंगी। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया काफी आज के लिए, ये और करना है अभी? Yes, हाँ ma'am. मैम काफी है। मैम काफी। अच्छा, बात सुने स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी इसकी जो असाइनमेंट है ना वो मुझे कब तक से, मैंने आपकी डेट दी हुई है आई थिंक वेडनेसडे को। Yes, ma'am. 4 April. हाँ, 4 अप्रैल की मैंने डेट दी हुई है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग बता देना। और ये जो रिलेशन है इसको आप असाइनमेंट के साथ करोगे कि मैं आपको दे दूं ये वाली? मैम आप सेंड कर दे, हम देख लेंगे तो समझ आ जाएगी। हाँ, अगर कोई चले आप उसको प्रॉब्लम हुई तो असाइनमेंट में इसको भी साथ लिख देना, लेकिन मैं आपको भेज दूंगी इसकी पिक्चर्स। ठीक है, अभी भेज देती। चलिए सही है, ठीक है फिर मैं आपकी इसकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी आपके गूगल क्लासरूम में। आप लोगों को चाहिए व्हाट्सएप पे कि गूगल क्लासरूम में कर दूं? हाँ? मैम दोनों पे ही। दोनों पे कर दूं? हाँ चलो ठीक है, सही।